हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा जी भी जुड़ी है और आशीष सर भी दोबारा जुड़ गए हैं। अनुमा जी, क्या रिएक्शन है आपका इस नतीजे पर, पश्चिम बंगाल में जो कुछ आया है? प्री स्क्रिप्टेड है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ज्ञानेश कुमार को ऐसे ही नहीं चुना गया है चुनाव आयोग में, और जो राजीव कुमार नहीं कर सके वो ज्ञानेश कुमार को करना था। प्री स्क्रिप्टेड क्यों है ये भी समझिए। जब अमित शाह ये कहते हैं कि वहां 2400 जो बटालियंस है वो चुनाव के बाद भी रहेगी, तो ज्ञानेश कुमार की सेटिंग को कवर फायर देने के लिए ये चीज कही गई है, क्योंकि ये तो पक्का था कि ज्ञानेश कुमार ये इन प्रकार 27 लाख वोटर्स के नाम कटवा के उन्हें वोटर के अधिकार से वंचित करके कुछ भी करके इस बार बीजेपी की सत्ता वहां लाएंगे। अगर लाएंगे तो वो महिला फाइटर है, तो वो लड़ेगी, वो पूरे पश्चिम बंगाल को हिला देगी, तो उससे कैसे निपटना है। तो अभी शुरू में अभी आप देखिए, अभी जो हुआ नहीं है वो, और मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ऐसे तो मैं पोलस्टर्स का काम भी करने लग जाऊंगी। ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे नजरबंद किया जाएगा, जिससे कि वो बवेला ना मचे टीएमसी का। इसीलिए तो वो 2400 कंपनी वहां पहले से थी। हम में से हर एक को मालूम है, आज चैनल्स जो हैं उनके एंकर्स एक प्री स्क्रिप्टेड कहानी पर जोर जोर से अपनी आवाज में थ्रिल ला के बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा फेरबदल, कुछ नहीं है फेरबदल, सबको सब मालूम है। एक और चीज है, इसीलिए कि बार बार इस तरह की बातें विपक्ष ना करे, तो हर चुनाव के सीजन में एक राज्य विपक्ष की एक पार्टी को जिताना है, जो प्रेडिक्टेबली इस बार केरल में कांग्रेस जीत रही है। बाकी टीवी के विजय को पैदा ही किया गया था 27 सितंबर को, इसलिए स्टैम्पीड से 40 लोगों की मौत हुई और एक दिन में पूरा देश जान गया कि विजय जोसेफ चंद्रशेखर की एक पार्टी टीवी के आ गई है, और ये आम आदमी पार्टी फिनोमिनॉन थी। वही जो दिल्ली में हुआ कांग्रेस को हटाने के लिए, वही डीएमके को हटाने के लिए टीवी के नाम, ये विजय नाम के एक व्यक्ति को, जो कि एक एक्टर था, इन्होंने वही खेल खेला, क्योंकि तमिलनाडु के लोग, साउथ अफ्रीका, इंडिया के लोग और भारत के लोग भी आमतौर पर फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो इसलिए इस व्यक्ति को लेकर आए। और आप सभी को मालूम है, आप जरा ढूंढ के देख लीजिए कि विजय चंद्रशेखर जोसेफ ये गया तक नहीं वो 40 लोगों के परिवारों के पास संवेदना व्यक्त करने, उसकी पार्टी ने जरूर एक नोटिस निकाल दिया। तो ये व्यक्ति किसका है, अन्ना हजारे किसका था, ये हमको अब समझने में, इसमें कौन सा गणित और गुंताड़ लगाने हैं। मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, मैं फौज में रही हूँ 25 साल, तो ये ड्रामे नहीं कर सकती कि उसने ये आकलन किया, उसने ये आकलन किया, कोई आकलन कुछ नहीं है। हर चुनावी सीजन में एक राज्य, एक पार्टी विपक्ष की जीत जाएगी, उसके बाद हम सब गाने गाएंगे और वो लोग ये कह पाएंगे मोदी मीडिया कि अरे फिर वो आप कैसे जीते अगर ये खराब था और वो खराब था। तो कुल मिला के पूरा गेम लोकतंत्र का चुटकुला बन रखा है। इस पे आपको हंसना है तो हंस लीजिए, रुचि लेना है तो रुचि ले लीजिए, और होते हुए घटते हुए देखना है और कुछ हम कर नहीं सकते तो वो कर लीजिए। हम लड़ते रहेंगे, हम चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज भी लोकतंत्र पे, जनता पे भरोसा करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही आएंगे जो हमारे आंखों के सामने घट रहे हैं। उसमें हम पुरानी बहुत सारी बातों को याद कर लें या आगे की बहुत सारी बातों का प्रेडिक्शन कर लें। दोनों केस में चूंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है, नतीजे यही आने वाले। अनुमा आचार्य जी ने एक बड़ा बड़ा दावा किया है कि ममता बनर्जी को नजरबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है चुनावी नतीजे आने के बाद। ये अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं उसमें सबसे कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से बड़ा दावा है, और मुझे लगता है कि बड़ा व्यवहारिक, अनुमा जी ने बहुत व्यवहारिक जवाब दिया है। हाँ अनुमा जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि ये मैं पार्टी, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है क्या, अभी उन्होंने कहा भी नहीं, और मेरी पार्टी इस तरह की किसी चीज को, प्रेडिक्शन को सनसनीखेज तरीके से करती भी नहीं है। इसलिए ये अनुमा आचार्य जो कि फौज में रही है 25 साल और आज कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, तो अपने विचार से मैं कह रही हूँ जो मुझे दिखता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात करना जानती नहीं हूँ। मेरी पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो उनके समय पर सामने आएगा और हम शाम को जान भी सकते। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि 25 साल तक फौज में रहने वाली
विंग कमांडर अनुमा आचार्य कम से कम अपनी बातों को इतनी मजबूती से, और मुझे लगता है शायद कोई कांग्रेस प्रवक्ता इतनी मजबूती से, जो जितनी बातें आपने कही उसमें दाएं बाएं कुछ इधर उधर का झोल नहीं किया, सीधा सपाट आपने बोला कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पूरे आपने चाहे टीवी के पर हो, टीवी के पर बड़ा क्लियर स्टैंड था, ये अच्छा लगा, बहुत क्लियर स्टैंड था। और कांग्रेस की स्थिति या विपक्ष की स्थिति पर बहुत अच्छा स्टैंड था। खासकर एक बात जो आपने कही कि चुनाव हम लड़ेंगे क्योंकि हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, बीजेपी जीतती रहेगी चुनाव। नॉर्मली ये बात कहने से कतराते हैं लोग, कतराते हैं। यही तो मेरा सवाल है आपसे अगला कि ये कैसे आगे क्या होगा, क्योंकि बंगाल को लेकर के हमने भाऊ ने पिछले 2 महीने से लगातार कहा है कि बंगाल अगर बीजेपी जीती तो इसके बाद कोई चुनाव भाजपा नहीं हारने वाली है, कोई नहीं हारने वाली है। फिर क्या रास्ता है विपक्ष के पास? विपक्ष के पास क्या करेंगे? जनता की तरफ ही एक रास्ता बचता है। जब बीजेपी का वोटर, जो किसान भी है, जो अब जब ये ट्रेड डील का शुरुआत हो जाएगी तब हमारे किसानों के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो अनाज आएगा, गेहूं चावल ये सब काफी सस्ता होगा। जब हमारे किसानों की हालत खराब होगी, जब बीजेपी का वोटर कांग्रेस को वोट देने लगेगा, वो दिन आएगा जरूर। क्योंकि दमित हो के बार बार अपनी पीड़ा की कीमत पर मैं तुम्हारे लिए ढोल कब तक बजाऊंगा, तो ये भी समय आएगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और उतना धैर्य कांग्रेस के अंदर है। मैंने अपनी पार्टी से धैर्य सीखा है। मैंने अपनी पार्टी को ये देखा है कि बुरे से बुरे समय में झूठ नहीं बोलती मेरी पार्टी, और इसीलिए मैं इस पार्टी के साथ हमेशा रहूंगी। कि चाहे कुछ लोग आपको गांधी का रास्ता चुनते हुए ना नजर आए, लेकिन मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, जो अधिकांश 95% लोग हैं, वो इस पर यकीन करते हैं, और मैं भी इस पर यकीन करती हूँ। और उतना धैर्य है कि हम आने वाले 15 सालों तक भी अगर जरूरत पड़े तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अंत में हम इसे जीतेंगे। इसमें भी मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है, और मैं आप जीतने के लिए जिंदा रहूंगी। लेकिन इतना धैर्य रखने के चक्कर में आप तो जीत जाएंगे, लेकिन देश हार चुका होगा तब तक। अनुमा जी, देश खत्म हो चुका होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा आचार्य जी से। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप फौजी है, मैं जानता हूँ फौज के आदमी बहुत जज्बाती होते हैं, और 2029 के चुनाव यदि ये 405 या 500 प्लस आ गए इसी डिजाइनर नतीजों से, तो क्या होगा? तब क्या होगा? तब यदि पूरा संविधान ही बदल दिया गया तो फिर क्या होगा? फिर वो लड़ाई 100 साल की हो जाएगी। फिर वो लड़ाई 100 साल की होगी। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है मैम कि यहाँ पे रिएक्टिव नहीं है कोई। अमित शाह जी को ये पता था कि बंगाल में रिएक्शन हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये यहाँ पे पैरामिलिट्री फौज बनी रहेगी भैया नतीजों के बाद भी। और मैं बता रहा हूं, कल कुछ बंगाल में, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ हो ना जाए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब नतीजे तो आ गए, इस नतीजों को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग के साथ है, वो भी सुनने को तैयार नहीं। ये 35 लाख लोग भी चले गए, 34 लाख लोग के साथ हमने मतदान का अधिकार ही नहीं दिया, कैसे हम इसको सरकार माने? तो बोलेंगे अगले साल आ जाओ। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं हो सकता ऐसे में। और कल बंगाल में कुछ हो भी जाए और 1 आध लाख लोग मरे भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। कुछ दिन हेडलाइन छपती रहेगी और उसके बाद भी गोदी मीडिया यही बताएगा कि 1 लाख लोग जो मरे वो बांग्लादेशी थे, दंगे फैलाने आए थे भारत में। ये नैरेटिव होगा। मुझे डर उस बात का है, यदि 400 पार यदि आ गए तो मनुस्मृति लागू होना तय है, और फिर उस लागू हुई मनुस्मृति में फिर राजनीति की कहां जगह होगी, राजनीतिक दलों की जगह कहां होगी। ये संघर्ष जितना इजी लगता है उतना नहीं है। ये संघर्ष बहुत भीषण है और ये होगा अभी आप देखिए बंगाल के इस चुनाव के लिए तमाम डबल इंजन सरकार में कितना उन्माद हो रहा है। पार्टी ऑफिस में धनाधन वहां फटाके फूटे जा रहे हैं, सारे लोग हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां अल्पसंख्यक जेल में बैठा हुआ है बेचारा, उसको पता नहीं कि उसके साथ क्या होगा।
इसी विजय उन्माद में मेरी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। ये स्थिति वर्तमान में है। गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, कुछ ने आवाज नहीं उठाई, सब ट्विटर और सोशल मीडिया पे ही है। होटल्स बंद हो रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। सूरत में इतने लोग वापस चले गए। बंगाल के चुनाव के मतदान के लिए तो गाड़ियां जा रही थी, बाकी लोग लट खा रहे थे, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। सवाल वो है कि रास्ते की लड़ाई कौन लड़ेगा। अकेले राहुल गांधी क्या करेंगे? और उठा के राहुल गांधी को भी जेल में डाल दिया तो क्या करेंगे? कौन सी न्यायपालिका उनसे छोड़ने वाली है? वांगचुक को इतने दिन जेल में डाला, किसी ने कुछ बोला? कोई रास्ते पे निकला, कोई देश का आदमी जिसने देश के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, उसको आपने 70 दिन जेल में रखा और बाद में बोला कि उस पर चार्जेस हम निकाल देते हैं। मतलब मजाक चला लगा के रखा। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं पूछा कि आपने इसको 70 दिन अंदर क्यों रखा, फिर जब आपके पास चार्जेस के लिए सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत दे दी, खुश, तालियां बजाओ। जमानत मिलने पर देश खुशी मनाता है, लेकिन 70 दिन उसके चले गए बिना किसी दोष के। वांगचुक जैसा आदमी जो देश के लिए समर्पित हो, तो आम आदमी की क्या साथ है? कौन जाएगा? आप ही की एमएलए है हरियाणा में, कुश्ती का टूर्नामेंट है उसका, गोंडा में टूर्नामेंट है। ब्रजभूषण के कॉलेज में, ब्रजभूषण के कॉलेज में है, ब्रजभूषण के कॉलेज में। क्या कोई समाज उठ के बात करेगा? ना, डर वो है। इसीलिए बंगाल के नतीजों पे हम बड़े नजदीक से देख रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंगाल के नतीजे ही आने वाले भविष्य, इस देश का भविष्य तय करेंगे। और अब भविष्य तय हो गया है, हो गया। हम भी कितने दिन बोल पाएंगे हमको पता नहीं। अब तो उल्टी गिनती है। लेकिन हाँ बोलिए। मैं सिर्फ क्योंकि अब अनडिस्प्यूटेड कोई नहीं है। मुझे बताइए ना, दक्षिण में एक स्वर उठता था प्रखर डीएमके का, ठिकाने लग गए। चंद्रा बाबू इनके साथ है, केसीआर डिप्रेशन में, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म करवा दी इन्होंने तोड़ के, जेडीयू साथ में मिला दी, आम आदमी पार्टी तोड़ दी, ममता को घर बिठा दिया, हो सकता है जेल में भी भेज दे, प्रिकॉशनरी कि दंगे ना हो इसलिए ममता को जेल में भेज दिया पहले, या हाउस अरेस्ट कर ले आज शाम को ही। ये जब सारी चीजें होगी तो अब पूरे देश में आवाज कौन उठाएगा? कांग्रेस पार्टी मधुकेश्वर पे तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर रहा हूं आचार्य जी, मैं ओवरऑल कांग्रेस पार्टी बोल रहा हूं। जिस पार्टी में बीजेपी के इतने स्लीपर सेल बैठे हो, अकेले राहुल कहां तक स्ट्रगल करेंगे? राहुल 4 कदम आगे जाते हैं, 5 कदम पीछे खींचते हैं लोगों को। नहीं तो आज आसाम में इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। आसाम, मतलब माफ कीजिएगा, आप मेरे से इत्तेफाक नहीं रख सकती क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोर्ट्स पर्सन है। क्यों दिया आसाम प्रियंका गांधी को? क्या अचीवमेंट था प्रियंका गांधी का? बिहार, उत्तर प्रदेश में 2.5% पे लेके आई थी पार्टी को, लेकिन दिया गया। जिस दिन प्रियंका जी गया उसी दिन हमने कहा कि यहाँ भी 2.5% पे ही है, चिंता ना करो। क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी ओरेटर है, वो बहुत अच्छा फेस है, वो चुनाव नहीं लड़वा सकती क्योंकि उसके साथ संदीप सिंह और पूरा गैंग इकट्ठा हो जाता है। प्रॉब्लम वो है। मैं उनकी प्रतिभा के कायल हूं, जब पार्लियामेंट में बोलती है तो सबको चुप करवाती है। कांग्रेस में अभी तक हमने इतिहास देखिए कांग्रेस का, बोलने वाले लोग अलग थे और प्लानिंग करने वाले लोग अलग हुआ करते थे। आजकल बोलने वाले लोग ही प्लानिंग करने लगे तो गड़बड़ हो जाता है, और वो दिख रहा है हमको लगातार।
अनुमा जी, कैसे धैर्य से काम तो नहीं चलने वाला। धैर्य तो अच्छी बात है, आप में धैर्य है, पार्टी में। ये धैर्य से नहीं चलेगा, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए। आने वाली पीढ़ियां, आप मान लिया आपकी जिंदगी हो गई, चलिए गौरव गोगोई देखिए 10,000 वोट से करीब पीछे हैं, करीब इनका ही मान ही लीजिए, ये फेस थे सबसे बड़ा चेहरा, वही हार रहे हैं असम में, हटा दीजिए इसको। क्या बचेगा अगली जनरेशन के लिए? लोकतंत्र में सांसें नहीं ले पाएगी अगली जनरेशन। कब तक धैर्य? आपका धैर्य, वो धैर्य भी अपराध के समान हो जाता है जो धैर्य देश की तबाही पर भी धैर्य ही बना रहे। आशीष जी, दरअसल हम खास तौर पे जिस राज्य से मैं आती हूँ, मध्य प्रदेश से, वहां हम लगातार सड़कों पर हैं, वहां हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दमित किए जाते हैं, वो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि मैं धैर्य का मतलब ये नहीं है कि हम अकर्मण्यता कर रहे हैं। जेल जाने की हद तक और खून की आखिरी बूंद तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस देश के लिए वो करने को तत्पर हैं जो 1926 में लोग करते थे। तो ये 1926 का साल 2026 दोहरा रहा है, और अगर वही बात आती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें 2047 आएगा, उससे पहले ही इसका निर्णय होगा। एक चीज और देखिएगा, इतिहास में हमेशा याद रखिए, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। तो अगर बीजेपी का कोई अभेद्य किला भी है, उसमें केवल 2 ही मठाधीश है, तो अंदर से भी वो दरवाजे खुलेंगे, आज नहीं तो कल। हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा, जैसे कल भी, परसों भी। हम पूरा एबी रोड जो है वो, उसको हम चक्का जाम कर रहे हैं, वो हम अपने किसानों के लिए कर रहे हैं। हम अलग अलग जगहों पे करते हैं, कोई दिखाता नहीं है। मैं देखती हूँ मेरे स्टेट में जीतू पटवारी लगातार पिछले 1 सालों से कांग्रेस लगातार वहां पर सड़क पर है, हर जिले में है, केवल भोपाल में नहीं। लेकिन उसके बाद भी किसी को पता नहीं है, लोग उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो धैर्य नहीं, ये धैर्य क्राइम वाला धैर्य नहीं। मेरा एक संदेश आप दिग्विजय जी तक पहुंचा दीजिएगा। दिग्विजय की और जीतू की जो तू मैं चल रही है रुक जाए, तो कम से कम पार्टी कैडर को थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। परसों का दिन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है उनका। शाम को जीतू पटवारी जब दिग्विजय सिंह से मिले, उसी शाम को, तो सारे मीडिया का मुंह उसी दिन बंद हो गया। तो उसी दिन वो मिले। अनुमा जी, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि किले का दरवाजा अंदर से खुलता है। मैं 2-3 चीजें आपको, सिर्फ आपने आजादी के पहले के आंदोलन का जिक्र किया। गांधी जी और नेहरू जी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कौन पहले जाके लाठी खाएगा, जब वो गिरेगा तो दूसरा आदमी आगे आएगा, जब वो गिरेगा तो तीसरा आदमी आगे आएगा। इस देश में जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस देश में जितने IAS, IPS, IRS अधिकारी हैं, इस देश में सेना के वो अधिकारी जो राज्यपाल बनने के लालच में सोशल टीवी चैनलों पे बैठते हैं, उनमें से 1-2 को बीजेपी ने राज्यपाल भी बना दिया। उन सबकी कुंडली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पास है। उन सबकी, एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी कुंडली कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं होगी। आप सिर्फ 3000 नेताओं को आगे कर दीजिए कि तुम कुंडली खोलो, तुम जेल जाओगे, हम वकील देंगे। तुम कुंडली खोलो, तुम जेल जाओगे, हम वकील देंगे। भूल जाइए मेन स्ट्रीम का रोना क्या होता है। आप सोशल मीडिया पर एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की कुंडली खोलना शुरू कर दीजिए, जज बाप करते हुए नजर आएंगे। वो उलट सुलट फैसला नहीं देंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि किसी में वो लड़ने का हिम्मत नहीं, वो जज्बा नहीं। आपने कहा अंदर से किला टूटेगा, मैं तो उसको जानता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव आशीष जी खत्म हुआ, नीतीश कुमार फोन का इंतजार करते रहे। आज तक ये बात सामने नहीं आई कि किसने कहा राहुल गांधी को कि आपको नीतीश कुमार को फोन नहीं करना चाहिए। सम्राट चौधरी को वापस लौटा दिया था उन्होंने। वो बुलावे का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस का। और नरेंद्र मोदी ने आनंद फानन में सांसदों की बैठक बुलाए बिना, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सांसदों की बैठक बुलाने के बजाय उन्होंने सबको एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों के मुखिया को अपने घर पे बुला लिया और बातचीत करने के नाम पर बुलाया और एक चिट्ठी दे दी कि इस पर सिग्नेचर कर दो। नहीं तैयार हो रहे थे नीतीश कुमार, और उसके बाद भी उनको सिग्नेचर करना पड़ा। अब तीसरी बात आप आ जाइए, बिट्टू लोकसभा के उस पुराने वाले कॉरिडोर में खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, राहुल गांधी ने कई बार पकड़ा बिट्टू को अमित शाह के केबिन के बाहर खड़े। ये सबको पता था कि वो जाके भाजपा में शामिल होंगे, आपने निकाला क्यों नहीं? क्योंकि उनकी सांसद ही बच जाएगी। ये भाव तो कह रहे हैं 400 पार चुनाव के बाद नहीं,
अगर पश्चिम बंगाल इनके हाथ में आ गया तो ये 272 का आंकड़ा तो अगले 2 महीने में पूरा कर लेंगे। और फिर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों को मैंने लोकसभा और सदन के गलियारे में अमित शाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए देखा है, और ये बातें आप सबको पता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सबको पता है। अगर नहीं पता है तो फिर जो सफेद कुर्ते में चलते हैं साथ में, अगर वो नहीं बता रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि मेरी तो कई बार चर्चा हुई उनसे कि ये कर क्या रहे हो, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो, डेमोक्रेटिक वे से काम नहीं चलेगा। अब दूसरी बात, ममता बनर्जी अरेस्ट हो सकती हैं या नजरबंद हो सकती है क्योंकि वो लड़ना चाहती है। हरियाणा की हार के बाद भी, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो सड़क पर निकले नहीं। मध्य प्रदेश की हार के बाद मध्य प्रदेश में तो जनता ने सरकार दे दी थी 2018 में आपको, आप चला नहीं पाए, सरकार टूटी, दिग्विजय सिंह कमलनाथ सड़क पर उतरे नहीं। किसी भी राज्य का आप उठा लीजिए, कहीं भी गड़बड़ी होती है वो सड़क पे उतरते नहीं है। उत्तर प्रदेश, आपके पास फंड का टोटा है, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। भाव मैं 1 मिनट कर देता हूँ। संतोष, हाँ भाव 1 मिनट बस, 1 मिनट। यदि कमलनाथ सत्ता में आए तो वो दिग्विजय के सड़क पे उतरने के कारण, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। उनकी नर्मदा यात्रा का बहुत बड़ा योगदान। यदि कांग्रेस 100 सीटें आई है तो राहुल गांधी के सड़क पे उतरने के कारण। बिल्कुल। और अब जाके आपको जब टीम बनानी है कम से कम 2500-3000 नेताओं को, मैं फिर कह रहा हूं आउट ऑफ द बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स बीजेपी सोच कर आई है। किसी ने सोचा नहीं था कि संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह से दुरुपयोग किया जाएगा। किसी ने इस तरह से नहीं सोचा होगा कि खुलेआम छापा मारा जाएगा, फिर कंपनियों से पैसा लिया जाएगा चंदे के नाम पर। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 600 से ज्यादा जिलों में बीजेपी इतना भव्य कार्यालय बनाएगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, आपने कहा कि बीजेपी के मतदाता जब कांग्रेस को वोट करने लगेंगे, नहीं, वो कांग्रेस के ही वोटर थे जो बीजेपी के पास चले गए थे। कांग्रेस को उन वोटरों को अपने पास लेकर आना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस में जो तमाम नेता ने जो बताते हैं कि बिहार अकेले दम पे जीत लेंगे, उत्तर प्रदेश अकेले दम पे जीत लेंगे, पश्चिम बंगाल अकेले लड़के देख लेते हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है। 543 में से एक चुनाव तो कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा। और इसी पश्चिम बंगाल की बात बताता हूँ, 34 साल से कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट सत्ता में थी। जब 2008 में लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ किया, मनमोहन सिंह सरकार को गिराने की कोशिश की, लेकिन मनमोहन सिंह बच गए। उस समय कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी ने फिर ममता बनर्जी यूपीए में फिर से आई, और 2011 का चुनाव तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव, उस गठबंधन की राजनीति में तो जाना होगा। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि 543 में से वो सिर्फ 270 जीते। 400 सीटें लड़के आप 100 जीतोगे, उससे क्या फायदा है? आप 250 सीटें लड़के अगर 150 जीत लेते हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 272 नहीं चाहिए। मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 130 से 140 सीट चाहिए। जिस दिन इतनी सीट आ जाएगी वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। और मैंने नीतीश कुमार का एग्जाम्पल सुनाया, एक और एग्जाम्पल आपको सुना देता हूं, लेकिन नाम नहीं लूंगा। वो सिर्फ 3 नेता उस बैठक में मौजूद थे, और वो बैठक भी संसद भवन के अंदर हुई थी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ऑफर कर दे बीजेपी के एक बड़े नेता को कि आप आइए, हम आपका समर्थन करने को तैयार है, मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अगले आपने 2-3 महीने में ये नहीं किया तो बीजेपी इसी लोकसभा में आपको 300 सवा 300 पार नजर आएगी। और फिर बचा पाना, फिर कौन सी पार्टी टूटेगी, किसके सांसद टूटेंगे? शायद ही विपक्षी राजनीतिक दल में कोई सांसद बचा होगा, शायद ही विपक्षी राजनीतिक दल में कोई ऐसी पार्टी बची होगी जो ना टूटे आने वाले 3 से 6। हनुमान जी, हाँ भाऊ आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं यही कह रहा था कि संघर्ष, जब संघर्ष किया तब तक संघर्ष हुआ है, लेकिन सबसे पहले पार्टी को अंदरूनी एक मजबूती चाहिए। क्षेत्र को आप मुझे बताइए, जितने हमने तो कई बार जीतू पटवारी और अजय राय, ये 2 ही अध्यक्ष दिखाई देते मुझे कांग्रेस के राज्य में संघर्ष करते हुए। अजय राय तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो गया, हम शुभकामना देते उनको। लेकिन जीतू पटवारी को तो हम छिछोरा कहते थे, लेकिन कम से कम रास्ते पे तो उतरता है, भागा दौड़ी तो करता है। कहाँ है हरियाणा का अध्यक्ष, कहाँ है पंजाब का अध्यक्ष, कहाँ है महाराष्ट्र का अध्यक्ष, कहाँ है अपना आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष? नाम तक सुनाई नहीं देते, कोई आंदोलन तक सुनाई नहीं देता। और भाऊ अजय राय को भी हटाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अगले 10-12 लगातार दिनों में अजय राय को लगातार हटाने की बात मिलने जा रहा है, क्योंकि वो हटाएंगे अजय राय। मुझे सिंपल सी बात बताइए, कई बार क्या होता है, बुरा इस बात का लगता है कि बीजेपी में से कुछ सीखना भी चाहिए कांग्रेस को। बीजेपी एक बात देखती है कि ये आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, उसका लगातार यूज करती हो। माणिकराव ठाकरे ने जब वो अपना
वहां पे तेलंगाना। हाँ तेलंगाना में जब अध्यक्ष को इंचार्ज बन के गए, तब राहुल गांधी ने उनको ये पूछा, डू यू थिंक दैट समथिंग विल हैपन? क्योंकि केसीआर ने इतनी बढ़िया सरकार चलाई थी और मैं कायल था उसके स्कीम योजनाओं का। तो उन्होंने एक ही बात कही थी राहुल गांधी को, इफ वी आर यूनाइटेड वी कैन कम बैक। तो बोला यू ट्राई। उस आदमी ने 1.5 साल वहां रह के, घर किराए पे लेकर रह के, एक एक जिले में एक एक अधिकारी, एक एक नेता के पैर हाथ पैर जोड़ के पार्टी को एक किया। कहा कह रहे सत्ता में आएंगे तो हम सब साथ में मतलब एंजॉय करेंगे यार, ये क्या करें, सत्ता का सुख भोगना है तो साथ आ जाओ। अभी पार्टी ने स्वीप किया लोकसभा में, बीआरएस के आए हुए लोगों को आपने टिकट दिया, वो डिपॉजिट जब्त हो गए उनके। जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया उसको टिकट क्यों दिया अपने पार्टी में लाके? जबकि अपने पार्टी में लोग होप से आए थे, सारा गुट 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 जितना भी ग्रुपिज्म था सब तोड़ के आ गए थे कि अब लोकसभा में भी हमको टिकट मिलेगा। तो नहीं दिया टिकट, लोगों ने निपटा दिया पार्टी को। तेलंगाना में देखिए आप वापस बीजेपी वहां करेगी स्कोर। ये क्यों होता है? कौन करवाता है ये? किसने भेजा उसको वापस? कोई ना कोई तो पार्टी का बीजेपी के लिए काम करने वाली पार्टी में। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जिनको पार्टी में रहकर बीजेपी का काम करके छोड़ के चले जाओ। ऐसे छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे उनको तो निकालना पड़ेगा। निपटा के जाएंगे, वो निपटा के जाएंगे, वो खुद निपटा के जाएंगे पार्टी को। आप महिला है, आप महिला है, मुझे बताइए, एक महिला विधायक आपके हरियाणा की पहला चुनाव जीती, दूसरा चुनाव जीती, मार्जिन से जीती, तीसरा चुनाव में उसके जगह ऐसे महिला को टिकट दिया जिसका डिपॉजिट जब्त हो गया। बताइए उस महिला का क्या दोष? कुछ बातें आपकी वही बातें है अजीब। बिहार में तो हमने 14 लोगों की लिस्ट बता दी थी जिनको पार्टी ने टिकट दिया था। उसके सोशल मीडिया पे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके फोटो चल रहे थे। वो पार्टी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और सोशल मीडिया पे मोदी जी और उनके टिकट फोटोग्राफ। क्या बिहार में कांग्रेस के पास लोग नहीं थे? ये यदि करेंगे, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। हाँ हनुमान जी आपकी बारी। एक बात से सहमत होना ही पड़ेगा कि हमारी अंजुरी में छेद है। ये तो मैं मानती हूँ कि हमारी अंजुरी में छेद है, इसीलिए पानी ठहर नहीं पाता। लेकिन उसमें काफी मानवीय चीजें भी हैं। आप समझिए ट्रस्ट डेफिसिट कैसे होता है। एक व्यक्ति बहुत ही प्रखर लगा, गौरव वल्लभ, उसको पार्टी ने एकदम 10 साल के अंदर कहां पहुंचा दिया। 2 चुनाव लड़ाए और वो छोड़ के भाग गया। तो जो विचारधारा से जुड़े हैं हम उनकी तवज्जो नहीं देते। कई बार होता है ऐसा। देखिए हर चीज राहुल गांधी जी या केसी वेणुगोपाल जी नहीं देख पाएंगे, पर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, उनको देखना होगा। आमतौर पर कांग्रेस एक सेफ रास्ता लेती है, तो जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के कांग्रेस के लोग हैं उनको ज्यादा विश्वास रखा जाता है उन पर भरोसा भी तो वही तोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता देखी है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते संघर्ष के दिन। तो हम हर तरह के ट्रस्ट डेफिसिट से भी जूझ रहे हैं। हम इस बात से भी जूझ रहे हैं कि नए वाले व्यक्ति को अगर हम, वो हमें जो बहुत जोशीला दिख रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या वो हमारे साथ रहेगा, या वो राघव चड्ढा एपिसोड हमारे साथ हो जाएगा कि जो नाम और फेम मिली, जैसे ही नाम बना वैसे ही नेगोशिएशन शुरू, अपनी कीमत और बोलियां लगाना शुरू। तो आज का जो दौर है इसमें कांग्रेस से उम्मीद इसलिए है क्योंकि वही उसी में एक ताकत है जो आज भी भारत के हर कोने में है। और आप सबका जो मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन जो कांग्रेस फुलफिल नहीं कर पाती, आप सबके अंदर की जो वेदना है जो गुस्से के रूप में निकलती है वो भी दिखती है। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि इतना आसान नहीं है एक मास बेस्ड पार्टी को इकट्ठा करके उसको कार्डर बेस में तब्दील कर पाना, या उसके ऊपर एक अनुशासन कर पाना। मैं थोड़ा सा, मैंने बहुत कांग्रेस को 30 साल 35 साल से तो मैं दिल्ली में ही हूँ, कांग्रेस को कवर करता हूँ। जो आपको लगता है ना मास बेस वाले लोग तो दिल्ली आ ही नहीं पाते हैं आचार्य जी। जिनको सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ पाते वही आपके सीडब्ल्यूसी में बैठे हैं। सीडब्ल्यूसी में से 60% लोगों को घर भेजा दीजिए, आपके वोट बढ़ जाएंगे।
इनकी औकात नहीं कि ये सरपंच का चुनाव जीते। ये सिर्फ यस सर नो सर करते करते यहाँ सीडब्ल्यूसी में बैठे। नहीं तो एक जमाने में मैंने सीडब्ल्यूसी देखी कांग्रेस की, एक एक दिग्गज आदमी ऐसा था कि वो आधा राज्य कंट्रोल करता था। अभी तो ये हालत है, आधा राज्य छोड़िए, वो अपनी सीट भी निकाल, उसको लोकसभा विधानसभा लड़ाया तो वह लड़ पाएगा कि नहीं पता पाएगा ये पता नहीं है।